हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। ये हमारा टारगेट 2022 बैच है। हम इस वीडियो में वर्ष 2014 के सेकंड सिटिंग में पूछे गए साइंस विषय के उन सभी बहुवैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। यानी कि किसी चालक में अगर विभवांतर V हो, प्रतिरोध R हो और धारा I हो तो इसके बीच संबंध यानी कि सूत्र पूछ रहा है। यानी कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो प्रतिरोध R बराबर होता है V/R। तो इसका प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। यानी कि 100 वाट का बल्ब है, इसे किसी 250 वोल्ट के साथ जोड़ा गया है किसी मेन में। तो कह रहा है जो विद्युत का खपत होगा वो कितना एम्पियर होगा, यानी कि हमें धारा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जैसा कि हम जानते हैं I बराबर होता है R/V। तो यहाँ पर R का काम कौन करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा कौन, यहाँ पर वाट और बल्ब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 बट्टा क्या हो जाएगा 250। जब इसे हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 0.4। यानी कि इसमें जो धारा का मान होगा 0.4 एम्पियर का होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है। यानी जो हमारे घर में विद्युत फ्यूज लगाया जाता है वो किस पर आधारित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। यानी कि जैसे ही हमारे घर में कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट होने से होता क्या है, धारा का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने के कारण वो विद्युत का फ्यूज जो होता है टूट जाता है। तो वह यानी कि ऊष्मा पर कार्य करता है। तो इसीलिए कहा गया है जो विद्युत का जो फ्यूज होता है वो धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। सॉरी करने यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। तो जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है यानी कि करंट जनरेट होता है तो उसे क्या कहा जाता है। इस प्रकार के आपने मशीन जरूर देखा होगा। तो इस प्रकार के मशीन को कहा जाता है जनित्र यानी कि जेनरेटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। यानी कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उसमें जो गतिशील कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो विद्युत होता है एक जगह से दूसरे जगह जा पाता है। अगर विद्युत तार में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करे तो विद्युत का परिवहन सही से नहीं होगा या नहीं बंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा, यहाँ पे एक टर्म है जीव द्रव्यमान ऊर्जा। जीव द्रव्यमान ऊर्जा क्या होता है। जी, जीव का मतलब है कोई भी जीव, चाहे पेड़ पौधा हो या किसी भी प्रकार मनुष्य हो जानवर हो, उसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है, कोई जीव है या पेड़ है या पौधा है, किसी कारणवश धरती के अंदर दब जाता है और हजारों लाखों साल के बाद जो उसका जो अवशेष से जो एक प्रकार का ईंधन बनता है उसे ही कहा जाता है जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत वो हो जाता है। तो यहाँ पर जो बायोगैस है वो क्या है, जीव द्रव्यमान स्रोत का उदाहरण नहीं है। बाद बाकी सारे पेट्रोलियम हुआ या जो भी हुआ, नाभिकीय ऊर्जा हुआ या कोयला हुआ, सारा क्या है जीव द्रव्यमान ऊर्जा का ही स्रोत है। पेट्रोलियम जो हुआ बहुत साल पहले, करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था, बड़े बड़े जैसे डायनासोर सब धरती के अंदर दब के मर गया था, उसका हुआ। और कोयला जो हुआ पेड़ पौधे के बहुत अंदर जाने से उसका कोयला में रूपांतरण हो गया। तो इस प्रकार से सारा क्या है, ये सब जीव द्रव्यमान ऊर्जा। जबकि बायोगैस जो होता है वो तो डायरेक्ट जीव के मलमूत्र के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये हो, इसका ये उत्तर नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोगैस। अगला है, कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए।
ये पवन ऊर्जा किस प्रकार से बनता है? ये जो इस प्रकार का टावर लगाया जाता है, इसमें बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं। ये पंखे हवा के दिशा में लगाया जाता है। ये विशेष करके या तो क्या कहते हैं उसको, समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया में या तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया जाता है, ताकि अच्छी हवा मिल सके। तो ये हवा जब ये चलता है तो ये रोटेट करने यानी घूमने लगता है। और इसके पीछे जो छोटा सा मशीन देखने में छोटा नहीं बहुत बड़ा होता है, इसके पीछे एक जनरेटर यानी कि जनरेटर लगा होता है। इसके घूर्णन की गति के कारण इसमें बिजली उत्पन्न होता है, तो और उससे बिजली को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो कम से कम जो हवा का स्पीड हो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कितना हो, तो कम से कम इसके लिए हवा का स्पीड चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर हवा चलेगा तभी इससे बिजली उत्पन्न होगा, अन्यथा बिजली उत्पन्न नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यानी कौन सा उत्पाद जो है अगर लेड नाइट्रेट को हम गर्म करेंगे तो प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लेड नाइट्रेट लेते हैं, ये है लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 जब इसे हम गर्म करेंगे ये जो ट्रायंगल का जो चिन्ह होता है वो हीट का होता है केमिस्ट्री में। तो जैसे हम इसको लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो इससे सबसे पहले क्या बनेगा, लेड मोनोऑक्साइड बनेगा। उसके बाद इसके साथ बनेगा हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसके बाद बनेगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन अलग होता है इससे, कौन से लेड नाइट्राइड से। तो यहाँ पर लेड मोनोऑक्साइड तो है नहीं क्वेश्चन में आंसर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2। अगला है, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए जैसे ही सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को जो जलीय विलयन होता है उसमें जब ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो वियोजित हो जाता है और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना किससे, सोडियम क्लोराइड से, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। ये कुछ सूत्र दिए गए हैं, सूत्र देखिए क्या है, Na2CO3H2O। तो Na2CO3H2O होता है किसका, धावन सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका IUPAC नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये सारे उसी एक ही जैसा है, लेकिन इसमें क्या है जो वाटर है उसका जो कंपोनेंट है वो अलग अलग है। तो ये जो वॉशिंग सोडा होता है इसका सही सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जाने वाला कुछ धातुएं होता है और कुछ पदार्थ भी होता है, जैसे सोडियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सोडियम है नहीं। तो एक पर ये भी होता है लिथियम भी जो होता है उसे भी हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ये वही लिथियम है जो आजकल के मोबाइल में बैटरी में भी लिथियम आयन बैटरी जिसे कहते हैं, तो इसका प्रयोग ज़्यादातर होता है। और जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होते हैं जैसे ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक वाला, उसमें भी लिथियम आयन बैटरी का ही उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। तो 3 आबंध वाले हाइड्रोकार्बन ये होता है कि इसका क्या हो जाता है, ये होगा क्या C3H4, ये होता है 3 आबंध वाले, यानी कि यहाँ पर 3 आबंध है। 3 आबंध वाले क्या कहा जाता है, ये हो जाएगा कितना अल्काइन ग्रुप का हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा कार्बन का 3 मात्रा है तो क्या हो जाएगा मिथाइन हो जाएगा। ये इसका ना IUPAC नाम हो जाएगा मिथाइन कहते हैं प्रोपाइन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन। अगला हो गया क्या कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक यहाँ पर कह रहा है कौन है। तो कार्बोनिल का होता है क्या CO, यानी कि C के साथ 2 जगह खाली होता है, इसके साथ कोई और जुड़ सकता है, तो इस जगह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है।
यानी कि इसमें से कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। सबसे पहले अभिक्रियाशील धातु के कुछ हम चार्ट देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा क्या आ गया, सबसे ऊपर में कॉपर, उसके बाद है मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो यहाँ पर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कह रहा है कि पृथ्वी में प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो प्राकृतिक है उसमें पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो है सूर्य से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ये उपभोक्ता नहीं होते हैं, ये उत्पादक होते हैं। अगला है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख में किस प्रकार के अंग, जो कीट का पंख होता है और उसे चमगादड़ का पंख होता है, उससे वो क्या होता है, समजात अंग। समजात अंग क्या होता है, सबसे पहले वह अंग जो उत्पत्ति और संरचना में तो समान होते हैं। क्या होते हैं, उत्पत्ति और संरचना दोनों में समान होते हैं। जहाँ पे देखो, देखिए क्या है, ये बीट है यानी कि चमगादड़ है, ये वर्ड है, ये इंसेक्ट यानी मक्खी है। तो संरचना तो सबके समान है, ये इसका भी संरचना इसी प्रकार का है, इसका भी संरचना इसी प्रकार का है, और उत्पत्ति भी सेम प्रकार से हुआ। लेकिन इन सब का कार्य अलग अलग है। जो चमगादड़ होता है, इसके पंख का ये क्या कहते हैं, एक प्रकार से इसका हाथ का भी काम करता है। चिड़िया का पंख होगा, इसका अलग काम होता है, और मध्य जो कीट होता है उसके पंख का काम अलग अलग होता है। तो यानी कि उत्पत्ति जो सेम हो लेकिन उसका कार्य क्या हो, अलग अलग हो, उसे ही समजात अंग कह सकते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ मान लीजिए, हमारे पास दो हाथ है, एक दायां एक बायां, उत्पत्ति तो सेम हुआ है, लेकिन दायां हाथ का अलग कार्य या बायां हाथ का अलग। यानी कि हम दाएं हाथ से जितना शक्ति से उठा सकते उतने बाएं हाथ से हम उतनी शक्ति से कोई चीज़ नहीं उठा सकते। हाँ, ये होता है कि क्या कहते हैं, किसी अपवाद के रूप में किसी का बायां हाथ ही मजबूत होता है, लेकिन उस स्थिति में उसका दायां हाथ मजबूत नहीं होता है। तो उत्पत्ति तो सेम हुआ है, लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग कर सकते हैं। एक समान कार्य उसे नहीं कर सकते, उसे ही कहा जाता है समजात अंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समजात अंग। अगला है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। जो हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में पच जाता है, तो उसका वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, उसे कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। यानी कि अपचयन में क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें या तो ऑक्सीजन का ह्रास होता है या तो हाइड्रोजन का योग होता है, उससे ही अपचयन। इसका दूसरा नाम है अवकरण अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम भोजन करते हैं तो भोजन में से सारा ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, इसीलिए ये क्या हो जाता है, अपचयन अभिक्रिया होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है। यहाँ उभयलिंगी, यहाँ है उभयलिंगी जंतु। उभयलिंगी जंतु क्या होता है, उभयलिंगी जीव या पादप उसे कहते हैं, पादप भी हो जाता है या क्या कहते हैं, जीव भी होता है। जो क्या होता है, एक ही समय पर विभिन्न मतलब एक ही समय पर क्या करते हैं, वो स्त्री भी हो जाएगा और पुरुष भी, दोनों प्रकार का हो जाए, प्रजनन कोशिका उसमें उत्पन्न हो जाता है। जब इच्छा करे तो ये नर का काम कर लेगा, जब इच्छा करे तो स्त्री का काम कर लेगा। तो ये दोनों होता है, नर और मादा दोनों का गुण जिस जंतु में हो उसे ही उभयलिंगी कहा जाता है। तो उस प्रकार का गुण मछली में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल का सबसे अच्छा उदाहरण है कुआं। तो 2014 के जो सेकेंड सिटिंग क्वेश्चन हुआ तो उसमें भी BC क्वेश्चन था। तो इस प्रकार ये भी ये वीडियो ख़त्म हुआ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।